हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का देहरादून स्टडी पॉइंट में स्वागत है। तो देखिए दोस्तों, उत्तराखंड पटवारी, लेखपाल, फॉरेस्ट गार्ड, ग्राम विकास अधिकारी, कनिष्ठ सहायक सभी के लिए जो प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सीरीज है पेपर की, उसे हम डिस्कस कर रहे हैं। पेपर नंबर 17 डिस्कस करवा रहे हैं। इन सभी पेपर को दोस्तों हमने अभी तक डिस्कस करवा दिया है। 2-3 पेपर जल्दी आपको कंप्लीट करवा देंगे। तो सुबह का पेपर है, तो फॉरेस्ट गार्ड का पेपर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। फर्स्ट पाली का ये है। इसके अलावा एक पेपर हमने ऑलरेडी आपको पहले सोल्व करवाया था। और इसके अलावा एक इन्फॉर्मेशन, देखिए दोस्तों, आपका ग्राम विकास अधिकारी का एग्जाम है, तो वहां पर अजय रावत की बुक से मैक्सिमम प्रश्न बनने की संभावना रहती है, बनते भी हैं। तो आने वाले एग्जाम के लिए जो उत्तराखंड का इतिहास है, 1000 प्रश्नों का जो कंप्लीट अजय रावत की बुक है, वो हमने आपको डिस्कस करवाई है। देख सकते हैं दोस्तों, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिल जाएगा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। देखिए, पहला क्वेश्चन है और पूछा गया है यहां पर कि छात्र ने परिश्रम नहीं किया इसलिए वह अनुत्तीर्ण हो गया है। यहां पर वाक्य का कौन सा प्रकार है? सरल, जटिल, संयुक्त और निरर्थक। तो सही आंसर की बात करें तो यहां पर दोस्तों आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, संयुक्त वाक्य यहां पर बिल्कुल सही है। देखिए दोस्तों, संयुक्त वाक्य की कुछ पहचान होती है, जैसे और हो गया है, किंतु, परंतु, लेकिन, इसलिए, एवं, तथा, या, अथवा। अगर किसी भी दो वाक्यों के बीच में आपको यह प्रश्न दिखाई देता है, ये शब्द आपको दिखाई देते हैं, ये पॉइंट दिखाई देते हैं, तो वो किसमें आते हैं? संयुक्त वाक्य के अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर क्वेश्चन नंबर 2, अंडमान निकोबार में शासन और शिक्षा की भाषा क्या है? तो यहां पर आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर सी, यानी हिंदी यहां पर सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, देखिए पूछा गया है वर्तनी की दृष्टि से शुद्ध शब्द कौन सा है? तो उज्जवल दोस्तों आप यहां पे देख रहे होंगे, और इसे शुद्ध कैसा लिखा जाता है? तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, उज्जवल। ध्यान रखिएगा, उज्जवल ऐसा लिखा जाता है, यह शुद्ध शब्द है। तो ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही है। अब कुछ शब्द है यहां पर जो शुद्ध शब्द है, एक बार इसे भी रिवाइज करके चलिए। देखिए दोस्तों, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। अनाधिकार गलत होता है, अनधिकार सही होता है। अनुकूल, अनुकूल देख लीजिए। अनुसरण, अनुसरण। अहिल्या गलत है, अहिल्या शुद्ध रूप में लिखा जाता है। यहीं पर बात करें, अमावस्या हो गया है, अद्वितीय हो गया है। और बात करें दोस्तों जो काफी इंपॉर्टेंट है, जैसे द्वंद्व की बात करते हैं। देखिए दोस्तों, द्वंद्व में वाह भी छोटे रूप में आती है यहां पर दाग के नीचे, जो बेहद इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से, और बार बार पूछा जाता है, जो थोड़ा सा कंफ्यूज करता है। बाकी ज्योत्सना तो कई बार एग्जाम में आ चुका है। और नुपुर, नुपुर वाला भी देख लीजिए। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 4। देखिए पूछा गया है यहां पर कि अर्ध सरकारी पत्र के प्रारूप में प्रेषक का नाम और पदनाम कहां पर होता है? क्वेश्चन नंबर 4 है। तो राइट आंसर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर सी, यानी बाईं और शीर्ष पर आपको मिलने वाला है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5 कि ईमेल किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? जो ईमेल होता है वो किस जनसंचार माध्यम के अंतर्गत आता है? तो राइट आंसर है दोस्तों यहां पर आधुनिक दृश्य माध्यम के अंतर्गत ये आता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। छठा है और पूछा गया है संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है। संबंधवाचक संज्ञा विशेषण का उदाहरण है, तो संबंधवाचक कहां पे आपको दिखाई दे रहा है? तो देखिए दोस्तों, संबंध आप समझ चुके होंगे। ऑप्शन नंबर जो ए है, यानी मौसेरा भाई, यानी यहां पर संबंध है, रिलेशन है, तो ऑप्शन ए ही यहां पर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, क्वेश्चन नंबर 7 और 8। देखिए 7वां पूछा है, जो शब्द किसी लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहा जाता है? तो क्वेश्चन नंबर 7 का राइट आंसर आएगा ऑप्शन नंबर यहां पर बी, अविकारी शब्द उन्हें कहते हैं। तो जो लिंग, वचन, काल के अनुसार नहीं बदलते हैं उन्हें कहते हैं अविकारी, जो बदल जाते हैं उन्हें विकारी। क्वेश्चन नंबर 8, कुश, धन, आसन में संधि कौन सी होगी? तो देखिए दोस्तों, कहीं पर भी आपको यहां पर विसर्ग नहीं दिखाई दे रहा है, दो शब्दों का आपको जुड़ा यहां पे दिखाई दे रहा है, और यहां पर सही आंसर होगा ऑप्शन ए, यानी दीर्घ संधि। देखिए दो सजातीय स्वर जहां पर आपको मिलते हैं, देखिए सजातीय का मतलब हो गया जैसे सेम सेम, आ, धन, आ, तो सजातीय स्वर है, एक ही वर्ग के हैं, तो जब जुड़ते हैं तो बड़ा स्वर बनता है, तो वह दीर्घ स्वर के अंतर्गत आता है, दीर्घ संधि स्वर के अंतर्गत आता है। कुछ एग्जाम्पल है, जैसे बात करें नदीश, कविंद्र, रविंद्र, लघुर्मी, ये वाला कई बार एग्जाम में आता है, लघुर्मी, गजानन, हिमालय, ये सभी क्या हैं? ये सभी हैं दीर्घ संधि के उदाहरण। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 9, 10 और 11। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 पूछा गया है, नीलिमा में प्रयुक्त प्रत्यय कौन सा होगा? तो नीलिमा में प्रयुक्त जो प्रत्यय है यह है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, यानी इमा प्रत्यय यहां पर सही होगा। नीलमूल शब्द आ गया है, इमा यहां पे प्रत्यय आ गया है। क्वेश्चन नंबर 10, पूर्ववर्ती का विपरीत अर्थक शब्द क्या होगा? पूर्ववर्ती का, पूर्ववर्ती, तो राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी परवर्ती। तो जी हां, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। अगला क्वेश्चन है 11वां की अशुद्ध शब्द का चयन करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका सही आंसर आपको देखना है। तो क्वेश्चन नंबर 11 का है, तो वहां बहुत से पशु और पक्षी उड़ते और चरते दिखाई दिए, यह वाला यहां पे गलत होगा, बाकी सभी सही है। अगले क्वेश्चन पे चलेंगे, यहां पे 12, 13 और 14 कि निम्नलिखित में से क्रिया का सही भेद कौन सा है? तो क्रिया के सही भेद की बात करते हैं।
तो क्रिया के सही भेद की बात करते हैं तो दो होते हैं, सकर्मक और अकर्मक। तो क्रिया के दो भेद, सकर्मक अकर्मक। 11 है, बघेली किस उपभाषा की बोली है? बघेली, तो देखिए बघेली की बात करते हैं तो ये आपको मिलेगी ऑप्शन नंबर ए, पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपको मिलने वाली है। और हिंदी की बोली उपभाषाएं कहां से है, इन्हें आप देख लीजिए। बघेली, अवधी, छत्तीसगढ़ी, ये पूर्वी हिंदी के अंतर्गत है। खड़ी बोली ब्रज, बांगरू, बुंदेली, कन्नौजी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत है। मगही, भोजपुरी, मैथिली बिहारी के अंतर्गत है। तो इन्हें देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 14 है कि घोड़ा का पर्यायवाची शब्द क्या है? तो देखिए घोड़ा का पर्यायवाची शब्द, तो जी हाँ ऑप्शन नंबर बी सही है, यानी है यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर है 15, 16। देखिए पूछा गया है पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो देखिए दोस्तों पासपोर्ट को हिंदी में क्या कहते हैं? तो राइट आंसर है यहां पर, तो पासपोर्ट को हिंदी में कहा जाता है पारपत्र। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी ने निम्न में से किस पत्रिका का संपादन किया? अच्छा प्रश्न है ये भी। तो देखिए इसका अगर राइट आंसर की बात करें तो आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर ए, मत वाला पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। देखिए दोस्तों यहां पर एक बार देख लीजिए जूम करके, एक बार हल्की नजर। देखिए मत वाला हो गया है, सुधा हो गया है, समन्वय हो गया है, इन पत्र पत्रिका का इन्होंने संपादन किया था। बाकी अगर जन्म की बात करें तो 1896 में, थोड़ा विवादित होती है इनकी जन्म तिथि क्योंकि अलग अलग जगह में अलग अलग मिलता है, तो खैर जन्म को याद करने की आवश्यकता नहीं है। देखिए महाप्राण क्रांतिवीर निराला इनका उपनाम था। और वह तोड़ती पत्थर नामक जो काव्य है ये बहुत चर्चित है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी की। कुछ रचनाएं हैं यहाँ पर, राम की शक्ति पूजा, सरोज स्मृति, बादल राग, तुलसीदास, और यहीं पर बात करें कुकुरमुता, अनामिका, ये कई बार एग्जाम में आ चुके हैं। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर 17 है और पूछा गया है, देखिए किसी भी विचाराधीन पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर राय, मंतव्य अथवा आदेश निर्देश दिया जाता है को कहते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 17 है और सही आंसर आपको मिलेगा। तो किसी भी विचाराधीन निर्माण पत्र अथवा प्रकरण को निपटाने के लिए उस पर जो राय दी जाती है, मंतव्य दिया जाता है अथवा आदेश निर्देश दिए जाते हैं वो टिप्पण कहते हैं। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 18, निम्नलिखित में से दंतोष्ट ध्वनियां कौन सी है? तो दंतोष्ट ध्वनि कौन सी है? तो देखिए दंतोष्ट ध्वनि है वा फा, ऑप्शन नंबर डी, वा और फा क्या है? दंतोष्ट ध्वनि है। तो देखिए दोस्तों एक बार इसे भी जूम करके देख लीजिए। देखिए दंतोष्ट में वैसे वा आ गया है, फा भी आ गया है, काकल्य के अंतर्गत हा आता है, कंठोष्ट आपको पूछा जाए तो अव है। तो देखिए यहां पर आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और इन्हें याद कर सकते हैं। हिंदी की जब हमने क्लास दी थी तो वहां पे डिटेल से डिस्कस किया था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर है क्वेश्चन नंबर 19 और 20। देखिए 19 और 20 का आंसर पहले ही मिल गया है कि स्रोत भाषा को व्यक्त विचारों में लक्ष्य भाषा में अभिव्यक्त करने की प्रक्रिया को कहते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको मिलेगा, तो ऑप्शन डी सही है, यानी अनुवाद सही है। देखिए पलवन का मतलब और संक्षेपण का मतलब, पलवन का मतलब होता है किसी चीज का विस्तार करना, किसी चीज का विस्तार करना, तो पलवन का मतलब विस्तार करना, संक्षेपण का मतलब उस चीज को छोटा करके लिखना, एक अच्छे ढंग से लिखना, छोटे रूप में लिखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19 है, मनोहर श्याम जोशी जी की सिल्वर वेडिंग कहानी के जो मुख्य पात्र हैं वो कौन से हैं? तो राइट आंसर की बात करें तो यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर डी, यशोधर बाबू यहां पर सही है। देखिए वंशीधर यहां पर गलत टिक लग चुका है, यशोधर बाबू सही होगा। और बाकी दोस्तों इनका जन्म 1933 में होता है। कश्यप, क्याप, हमजाद, कुरु कुरु स्वाहा, टाटा प्रोफेसर, नेताजी कहिन, हमजाद, ये सभी इनकी रचनाएं हैं। हरिया हरकुलिस की हैरानी, यह भी इनका महत्वपूर्ण उपन्यास है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे और यहां पर है क्वेश्चन नंबर 21 और 22। देखिए यूनेस्को द्वारा फूलों की घाटी को विश्व धरोहर में शामिल किया जाता है, तो यह किया जाता है ऑप्शन बी, यानी 2005 में। और बात करें तो 1931 में फ्रैंक स्मिथ ने यहां की खोज की थी। वैल्यू फ्लावर का प्रकाशन 1938 में उन्होंने इसका वर्णन किया था। 1937 में दोबारा यहां पर आए थे। इनके बाद यहां पर मार्गरेट लेग आई थी जिनकी फिसलकर यहां पर मृत्यु भी होती है, और मृत्यु होने के बाद यहां पर इनकी बहन के द्वारा इनकी समाधि भी यहां पर बनाई जाती है। ऐसा प्रश्न भी दोस्तों इनसे रिलेटेड मार्गरेट लेग से ग्राम विकास अधिकार में बन चुका है। 1982 में फूलों की घाटी की स्थापना होती है। 87 के आसपास इसका क्षेत्रफल है, किलोमीटर स्क्वायर के आसपास। 14 जुलाई 2005 को यूनेस्को में इसे शामिल किया जाता है। नंदनकानन स्कंद पुराण में कहते थे, अलकापुरी मेघदूत में कहा गया है, और यहीं से पुष्पावती जो नदी है उसका बहाव होता है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 22 और पूछा गया है कि दी गई आकृति में कितने वर्ग हैं? तो देखिए दोस्तों वर्ग आपको पता करना है। देखिए दो चीजों में कंफ्यूज होता है, एक होता है वर्ग और एक होता है यहां पर आयात, या जिसे हम रेक्टेंगुलर कहते हैं। अगर आपको आयात पूछा जाए या वर्ग पूछा जाए तो कैसे पता करना है? तो सरल है, जैसे यहां पर आप नंबर दे दिए 1 2 3 4, 1 2 3 4, अब ये नंबर दे दिया। देखिए अगर वर्ग पूछा जाए तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर करना, तो इनकी आपस में क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो जोड़ दो इन सभी को, 4 चौको 16,
3 3 9, 2 दूना 4 और 1 का 1। तो इन सभी को अगर आप काउंट करोगे तो आंसर आएगा ऑप्शन यहां पर डी यानी 30। तो ये तो हो गया वर्ग निकालने का। यहीं पर ऐसा पूछा जाता है कि आयत आपको निकालना है, तो आयत निकालने के लिए दोस्तों आपको इन सभी को प्लस करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? प्लस करना पड़ता है। तो 4 3 7, 8 9 1 10, यानी 10 इधर आ गया है, 10 इधर आ गया है। तो 10 मल्टीप्लाई 10, 10 मल्टीप्लाई 10 बराबर कितना हो जाएगा? 100। अगर आपको यहां पर पूछा जाता कि आयत कितने हैं, तब कितना आंसर आता? 100 आंसर आता। चाहे आपको यहां पर चतुर्भुज भी पूछा जाता तब भी आपको यहां पर 100 आंसर आता। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर चलेंगे कि छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त होती है। तो छंगलेश की प्रशस्ति प्राप्त होती है, तो देखिए लाखा मंडल से होती है। राजकुमारी ईश्वर का यहां पे लेख मिलता है। ऑप्शन नंबर यहां पर बी सही है। क्वेश्चन नंबर 24, राम महेश और मोहन बैडमिंटन खेलते हैं। तो सोल्व करते हैं। देखिए सबसे पहले मिलते हैं यहां पर बैडमिंटन, फिर दूसरा यहां पर खेल है टेनिस, तीसरा खेल है यहां पर शतरंज। अब देखिए इन्हें यहां पर करते हैं सोल्व। राम महेश और मोहन क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। राम महेश व मोहन, तो ये खेलते हैं यहां पर क्या खेलते हैं? बैडमिंटन खेलते हैं। महेश, रमेश और प्रमोद ये टेनिस खेलते हैं। कौन कौन से? महेश, रमेश व प्रमोद। और तीसरा यहां पर है कि शतरंज कौन सा है यहां पे? कि महेश, रमेश और राम शतरंज खेलते हैं। महेश, रमेश व राम। अब देखिए ये लाइन हमारी सोल्व हो चुकी है और यहां पे पूछा गया है कि कौन शतरंज व बैडमिंटन खेलता है परंतु टेनिस नहीं। तो देखिए दोस्तों कौन सा यहां पर है जो क्या खेलता है? शतरंज और बैडमिंटन। तो शतरंज ये हो गया है, बैडमिंटन ये हो गया है। दोनों चीजें खेलते हैं लेकिन टेनिस नहीं खेलता है। तो सबसे पहले कॉमन तो यहां पर है, एक राम है कॉमन, एक राम है कॉमन और एक महेश है कॉमन, एक महेश है कॉमन। लेकिन पूछा क्या गया है कि कौन शतरंज और बैडमिंटन खेलता है। तो बैडमिंटन की बात करते हैं तो यहां पर आपको मिलेगा ऑप्शन नंबर राम, क्योंकि जो महेश है वो टेनिस भी खेलता है। तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। केवल बैडमिंटन और शतरंज का देखना था। क्वेश्चन नंबर यहां पर 25, राजस्व पुलिस व्यवस्था 1874 में किसके काल में? हेनरी रमजे के काल में। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है 26, 27, 28। तो क्वेश्चन नंबर 26 का राइट आंसर की बात करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर इनका जो यहां पर ट्रिक लगी है वो लगी है +5 का। तो आपको क्या करना है यहां पर कि जैसे 6 4 10 4 14 +5 कितना हो गया है? 19। 19 का मतलब क्या होता है? नंबर में एबीसीडी में एस आता है। ऐसे ही यहां पर है देखिए 4 7 4 11 1 12, 12 + 7, 12 + 7 यानी कितना हो गया यहां पर? 12 + 5 की बात करें तो ये हो गया 17। 17 और 17 का मतलब होता है क्यू। ऐसे सेम यहां पर है 10 और 8 18, 18 4 20 और 1 21, 21 + 5, 21 + 5। तो 21 + 5 की बात करें तो कितना आएगा? जब निकालिए इसका आंसर तो यहां पर आपको मिलेगा आंसर। तो जी हाँ दोस्तों अगर आप करोगे 26 के बाद यहां पर आगे बढ़ जाओगे तो फिर आपको मिलेगा यहां पर बी आने वाला है। तो सेम यहां पर भी ये फॉर्मूला लगा है 5 5 10 2 12 यानी 12 + 5 बराबर कितना आ जाएगा? 12 + 5 बराबर 17 और 17 का मतलब क्यू। तो ऑप्शन यहां पर जो डी है ये सही होगा। +5 की यहां पर ट्रिक लगी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर पूछा गया है कि हिम ज्योति फाउंडेशन देहरादून का उद्देश्य। तो देखिए इसका उद्देश्य है मेधावी छात्रों को उत्तम शिक्षा प्रदान करना। क्वेश्चन नंबर है 28, पूछा गया है कि यंग इंडिया के संस्थापक और संपादक कौन थे। तो यंग इंडिया के संपादक कौन थे ये आपको देखना है। तो देखिए ऑप्शन ए यानी महात्मा गांधी इसका सही आंसर है। देखिए महात्मा गांधी की बात करते हैं तो 1932 में हरिजन संघ की स्थापना, हरिजन संघ की स्थापना 1933 में इन्होंने हरिजन पत्रिका निकाली थी, हरिजन पत्रिका। और इसी के अलावा बात करें 1934 में इन्होंने अखिल भारतीय ग्रामोद्योग संघ की स्थापना की थी। यह बेहद इंपॉर्टेंट है, अखिल भारतीय ग्रामोद्योग। तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी और बाकी यहीं पर कुछ एयर फैक्ट की बात करें तो यहां पर है, जैसे बात करें तो 1909 में इन्होंने हिंद स्वराज लिखा था और जो गुजराती भाषा में था। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है क्वेश्चन नंबर यहां पर है 29 30 31 आसन बैराज। तो देखिए आसन बैराज है ऑप्शन डी चीनियों के लिए प्रसिद्ध है। और यहीं पर बात करें आसन बैराज की 1967 में इसका निर्माण किया जाता है। आसन कंजर्वेशन रिजर्व की बात करते हैं 14 अगस्त 2005 को। और रामसर साइट में आसन बैराज को जो आसन क्षेत्र है इस क्षेत्र को शामिल जो किया गया था वो 21 जुलाई 2020 को किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, यूरोपियन संघ का मुख्यालय कहां पर है। तो देखिए यह मिलता है आपको ऑप्शन डी यानी ब्रुसेल्स में। गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना होती है। तो गढ़वाली हितकारिणी सभा की स्थापना
तो देखिए इस सभा की स्थापना होती है ऑप्शन नंबर बी यानी 1901 में होती है। ऑप्शन बी 1901 में होती है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट है। जब यहाँ पे गढ़वाली हितकारिणी सभा आया था तो इसी से रिलेटेड देखिए, गढ़वाल यूनियन या गढ़वाल हितकारिणी 1901 में होती है। तारादत्त ज्यूरोलॉजी के माध्यम से देहरादून में होती है। गोरक्षणी सभा, तो गोरक्षणी सभा की स्थापना 1907 में कोरदार से धनीराम मिश्र जी के द्वारा। गढ़वाल भातृ मंडल बेहद इंपॉर्टेंट है, 1907 में लखनऊ में इसकी स्थापना होती है मथुरा प्रसाद नेथानी जी के द्वारा। और बात करें दोस्तों, यहां पर इसकी बैठक कोरदार में होती है। कुलानंद इसकी प्रथम बैठक 1908 में होती है, अगले साल। गढ़वाल सभा 1914 में। और बात करें सरोला सभा 1904 में, क्षत्रिय सभा 1919 में और गढ़वाल क्षत्रिय छात्रवृत्ति ट्रस्ट 1919 में जोध सिंह नेगी जी के द्वारा। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 32। संयुक्त राष्ट्र संघ के हैग में स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इन सभी को ध्यान से पढ़िएगा। और इसका अगर सही आंसर की बात करें तो देखिए 15 न्यायाधीश होते हैं और जो 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं। 15 न्यायाधीश होते हैं, 9 वर्ष के लिए चुने जाते हैं, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासभा व सुरक्षा परिषद के माध्यम से चुने जाते हैं। ऑप्शन डी यहां पर सही है। और दलबीर सिंह भंडारी जी वर्तमान में भारत की ओर से वहां पर क्या है, मुख्य जज है वहां पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 33, 34, 35। संस्कृति में ठुलो ढुसको जो ठुल खेल है यह है। तो संस्कृति, उत्तराखंड की संस्कृति में ठुल ढुसको यह क्या है? तो देखिए दोस्तों, ये एक पहाड़ी रामायण का प्रकार है। ऑप्शन डी सही होगा। शिक्षा, प्रशिक्षण एवं स्वास्थ्य पर किया गया जो व्यय होता है वो क्या कहलाता है? तो शिक्षा, प्रशिक्षण व स्वास्थ्य पर किया गया जो व्यय होता है इसे कहते हैं मानव पूंजी। ऑप्शन बी सही होगा। न्योली क्या है? तो न्योली की बात करें तो एक वन्य गीत है। ऑप्शन ए यहां पर सही है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए यहां पर पूछा गया 36, 37, 38। 3 बार विश्व चैंपियन रही साइकिल चालक केली कैटलिन का हाल ही में निधन। देखिए उस समय का करंट अफेयर था। तो साइकिल चालक जो केली कैटलिन थी वह थी यूएसए की। ऑप्शन बी यहां पर सही है। गढ़वाली फिल्म जगवाल के निर्देशक, तो उत्तराखंड की प्रथम फिल्म जगवाल हो गई है। इसके जो डायरेक्टर थे वे थे पराशर गौड़ जी। और क्वेश्चन नंबर 38 की बात करते हैं कि दी गई श्रृंखला में कौन सा विकल्प सही नहीं है? तो इसे सोल्व कीजिए। थोड़ा यहां पे समय ले लेते हैं और सोल्व करना है। तो देखिए दोस्तों, इसका जो सोल्व करने का यहां पे फॉर्मूला है या ट्रिक है, यहां पर जो ट्रिक लगी है वो ऐसी लगी है। पहला है 1 का स्क्वायर, फिर 1 का क्यूब, फिर है 2 का स्क्वायर, 2 का क्यूब, फिर है 3 का स्क्वायर, 3 का क्यूब, फिर आएगा 4 का स्क्वायर और 4 का क्यूब। इसी क्रम में यह आगे बढ़ने वाला है। तो देखिए 1 का स्क्वायर 1, 1 का क्यूब 1, 2 का स्क्वायर 4, 2 का क्यूब 8, 3 का स्क्वायर 9 और 3 का क्यूब यानी यहां पर आ गया 27। और 4 का स्क्वायर की बात करें तो 4 चक्कू 16 यानी ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है, देखिए पूछा गया है कुमाऊं के किस वर्ष कुमाऊं और गढ़वाल को 2 जिलों में विभक्त किया गया था? तो 2 जिलों में विभक्त कब किया गया था? देखिए ब्रिटिश गढ़वाल था ये, तो उस समय एक तो कुमाऊं हो गया, एक ब्रिटिश गढ़वाल हो गया है। तो ये किया जाता है ऑप्शन ए 1839 में। देखिए कुमाऊं मंडल का गठन 1854 में, गढ़वाल मंडल का गठन 1969 में। गढ़वाल व कुमाऊं को 2 पृथक जिले जो गठित किए गए थे ये 1839 में किए गए थे। अगले साल पौड़ी जनपद से पौड़ी जनपद का नाम यहां पे स्थापना की जाती है। पहले ब्रिटिश गढ़वाल रहता है, तब पौड़ी जनपद हो जाता है। और श्रीनगर की राजधानी पौड़ी स्थानांतरित भी 1840 में होती है। ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान किसने की थी? तो देखिए दोस्तों, यह था शाह आलम द्वितीय। और 1765 में ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की यहां पर क्या दी थी, इन्होंने दीवानी दी थी जब हार गए थे युद्ध। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है पूछा गया है 61, 62, 63 सॉरी 41, 42, 43। उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद का गठन किया जाता है, तो किया गया कब है? तो ये 2005 में किया गया है। देखिए इन तीनों फैक्ट को भी याद कीजिएगा कि उत्तराखंड विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद आपको पूछा जाए 21 फरवरी 2005 को। उत्तराखंड अंतरिक्ष उपयोग केंद्र यूशेक 21 सितंबर 2005 को। और उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र जिसे यूसर्क कहते हैं 2 फरवरी 2006 को। ये तीनों एक दूसरे से रिलेटेड हैं और अच्छे प्रश्न बन सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 42, कौन सी पर्वत चोटी हिमालय की नहीं है? तो गुरु शिखर नहीं है क्योंकि ये अरावली की है। क्वेश्चन नंबर 43, अपने रूप आकार के आधार पर निम्नलिखित में से कौन एक वनाग्नि का प्रकार नहीं है? तो देखिए दोस्तों, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा, ट्री फायर। थोड़ा डाउट है इस प्रश्न पे। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है क्वेश्चन नंबर, देखिए एक संशोधन कराना है एक प्रश्न पे। जो पेपर नंबर सेट का 14 था वहां पे हमने इंदिरा नूही कहा था, जिनकी अध्यक्षता में पंजाब के दौरान जो प्रधानमंत्री की यात्रा में चूक हुई थी उसकी अध्यक्षता। तो देखिए इंदिरा नूही नहीं बल्कि इंदिरा मल्होत्रा थी। और सुधीर कुमार सक्सेना 2 व्यक्तियों की अध्यक्षता में, ध्यान रखना।
क्वेश्चन नंबर यहां पर है 44, 45, 46। संविधान सभा की पहली बैठक तो यहां पर होती है 9 दिसंबर 1946। बाल गंगा किसकी सहायक नदी है? तो बाल गंगा की सहायक की बात करते हैं तो ये बहुत सरल प्रश्न है। ऑप्शन नंबर आपको बी मिलेगा, यानी भिलंगना नदी मिलेगा। देखिए दोस्तों, नदी तंत्र भी हमने आपको कंप्लीट किया है, एक बार इसे भी देख सकते हैं। जैसे बाल गंगा, धर्म गंगा भिलंगना की सहायक है। और बात करें बाल गंगा की तो महासर ताल से निकलती है। धर्म गंगा की बात करें तो ये सहस्त्र ताल से, और मंसूर ताल से दुग्ध गंगा। ये दोनों नदी आपस में कहीं पर मिलती हैं, फिर बूढ़ा केदार में बाल गंगा से मिलती है, फिर बाल गंगा आगे आती है, घनसाली में भिलंगना नदी से मिल जाती है। तो यहां पर इन फैक्ट को ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 46, वास्तविक निवेश कौन सा है? देखिए वास्तविक निवेश का मतलब यहां पर होगा, देखिए शेयर खरीदना बिल्कुल नहीं होता है, पुरानी फैक्ट्री खरीदना भी नहीं होगा, भवनों का निर्माण करना, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए 47, 48 पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत तो यह कब होती है? तो देखिए दोस्तों, यह होती है ऑप्शन बी, यानी 1916 में होती है। क्वेश्चन नंबर 48, ब्याज सम्मान 2019 नासिरा शर्मा को प्रदान किया गया था। तो देखिए दोस्तों, 2019 की बात करें तो कागज की नाव के लिए दिया गया था। आपको 2020 और 21 का ध्यान रखना है। 2021 और 2020। देखिए 2021 वाले की हम बात करते हैं, 2000 अगर हम 21 वाले की बात करते हैं तो 31वां सम्मान था। और बात करें यहां पर ये जो मिला था, ये असगर वजाहत को मिला था। असगर वजाहत को यह मिला था। और बात करें तो महाबली इनका नाटक था, उसके लिए इन्हें दिया गया था। 2020 का ये 30वां वाला था, और जो यह मिला था 30वां वाला, ये शरद पगारे जी को मिला था। शरद पगारे, तो शरद पगारे जी को यह मिला था। और पाटलिपुत्र की सामग्री जो साम्राज्ञी है उनके लिए मिला था, उनकी रचना के लिए पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी। तो क्वेश्चन नंबर यहां पर 48 ये हो गया है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है 49, 50। देखिए राष्ट्रीय अभ्यारण्य हेतु ऑनलाइन प्रवेश परमिट हेतु सिंगल विंडो सिस्टम पथिक तो यह करता है गंगोत्री नेशनल पार्क। ऑप्शन यहां पे सी होगा, और सबसे बड़ा पार्क भी यही है। क्वेश्चन नंबर 50 है, रमेश अपने घर से दक्षिण की ओर 15 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़कर 20 मीटर चलता है, एक बार फिर बाएं मुड़कर 15 मीटर चलता है। वो अपने घर से कितनी दूरी पर है और किस दिशा में है? तो देखिए दोस्तों, राइट आंसर ऑप्शन नंबर यहां पर बी होगा, 20 मीटर पूर्वी होगा। देखिए यहां पर सिंपल सा प्रश्न पूछा है कि दक्षिण में 15 मीटर चलता है, फिर बोला है यहां पर कि बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है, बाईं ओर मुड़ता है और 20 मीटर चलता है। और फिर उसके बाद यहां पे बोला है कि वो फिर यहां पर बाईं ओर मुड़ता है और 15 मीटर चलता है। तो 15 मीटर यहां पे चला, तो यानी उसी स्थिति पे आ गया है। तो यहां पर देखिए कि वो अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो 20 किलोमीटर दूरी पर है, और अपने घर से ये पूर्व दिशा में है, पूर्व दिशा की ओर है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर है 51, 52। निम्नलिखित चंद शासकों में से कौन मुगल बादशाह अकबर का समकालीन अकबर के दरबार में गया था? तो यह गया था ऑप्शन यहां पर सी, रुद्रचंद गया था। क्वेश्चन नंबर 52, 1932 में कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में बंगाल के गवर्नर पर किस क्रांतिकारी महिला ने गोली चलवाई थी? तो देखिए दोस्तों, इस प्रश्न की बात करते हैं तो 1932 में चलवाई थी, और कलकत्ता विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में जो गोली चलाई थी वो बीना दास ने चलवाई थी। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 53, 54, 55। अल्मोड़ा अखबार के संपादक नहीं थे। तो देखिए अल्मोड़ा अखबार के संपादक कौन नहीं है? तो बहुत सरल है, श्रीदेव सुमन यहां पे नहीं थे। इनकी बात करें तो 1871 से शुरू होता है, 1918 तक चलता है। संपादक बुद्धि बल्लभ पंत, मुंशी इम्तियाज अली, जीवानंद जोशी, सदानंद सनवाल, विष्णुदत्त जोशी, बद्रीदत्त पांडे। ये नाम आपने कई बार सुने होंगे। और अंग्रेजी अखबार के पनियार के समकालीन था, और रजिस्ट्रेशन नंबर की बात करें तो इसका 10 था। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। 54वां है कि पूछा गया है वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो वायु की गति किस यंत्र से मापी जाती है? तो यह मापी जाती है, ऑप्शन यहां पर आपको सी मिलेगा, एनीमोमीटर। देखिए थर्मामीटर ताप के लिए होता है, बैरोमीटर दाब के लिए होता है, और हाइग्रोमीटर की बात करें आर्द्रता के लिए होता है। क्वेश्चन नंबर 55, राष्ट्रीय पंचायती दिवस। तो ऑप्शन यहां पर मिलेगा सी, यानी 24 अप्रैल को। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिए, क्वेश्चन नंबर यहां पर है 56, 57, 58। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का उद्देश्य क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्वों का जो उद्देश्य है वह है ऑप्शन नंबर सी, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 58, 57वां है, अस्कोट वन्यजीव विहार किस लिए प्रसिद्ध है? तो अस्कोट की बात करते हैं तो यह जो है यह है कस्तूरी मृग के प्रजनन के लिए, उनकी प्रजाति के लिए। क्वेश्चन 58 है,
कि भारत में गरीबी का सर्वप्रथम अनुमान दिया था? तो इसका आंसर आपको मिलेगा दोस्तों बगीचा सिंह मिन्हास, ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। और ध्यान रखिएगा, एक फैक्ट को ध्यान रखिएगा कि देखिए डब्ल्यूएचओ ने एक डाटा निर्धारित किया है कि इससे नीचे जो होगा वो गरीबी की रेखा के अंतर्गत आएगा, गरीबी माना जाएगा। और वह जो है ना वो है $1.9, $1.9 2011 के अनुसार माना था, अभी भी शायद यही है। और जो यहां पर राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन ने, जो नेशो जिसे हम कहते हैं, इसके द्वारा गरीबी का आंकलन किया जाता है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 59, 60, 61। चमोली जिले में 1956 में तो मलारी में यहां पर होगा और शिव प्रसाद डबराल जी के द्वारा यहां पर खोज की गई थी। 26वें एयर मार्शल की बात करते हैं तो ये है यहां पर राकेश भदौरिया जी। यमुना नदी पर कौन सा बांध नहीं है? तो देखिए दोस्तों ये प्रश्न थोड़ा डाउटफुल है, शायद इस प्रश्न को डिलीट किया हुआ आयोग ने। सूरीधार वैसे यहां पर मिल हो सकता है, मे भी, लेकिन ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। देखिए एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा कि वह उसकी पत्नी के ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र की इकलौती पुत्री है। लड़की का शिक्षक से क्या संबंध है? तो इसका आंसर देखना है क्या यहां पर संबंध होने वाला है। तो देखिए इसका आंसर देखते हैं कि एक लड़की की ओर इशारा करते हुए शिक्षक ने कहा कि वह उसकी ससुर की पत्नी के इकलौते पुत्र, वह उसकी पत्नी के ससुर। देखिए यहां पर मान लीजिए यह है शिक्षक, उसकी यहां पर यह आगे पत्नी। अब यहां पर बोला है कि उस लड़की की बात कर रहा है कि वह उसकी पत्नी के ससुर, उसके पति के ससुर की बात करें तो इसके पापा आ जाएंगे प्लस वाले, ठीक है। ससुर यहां पर यह आगे है, पत्नी के ससुर की पत्नी यहां पर ये माइनस वाले कर लेते हैं। इकलौते पुत्र यानी खुद इसी की बात कर रहे हैं, और की यहां पर पुत्री, तो यानी ये, तो बिल्कुल यहां पे आंसर जो आपको मिलेगा ये मिलेगा ऑप्शन बी यानी पुत्री। देखिए दोस्तों सिंपल सा यहां पर फैक्ट देखिए कि यहां पे बोला है कि वह उसकी पत्नी के ससुर, उसकी पत्नी के ससुर यानी वह खुद के पापा की बात करता है। और फिर यहां पे बोला है कि ससुर की पत्नी यानी उसकी माता हो गई है, और उसके इकलौते पुत्र यानी वह खुद हो गया है, और उसकी इकलौती पुत्री, तो यहां पर यह मिल गया है। इसका मतलब क्या है, ये पुत्री इसका सही आंसर आएगा। क्वेश्चन नंबर यहां पर 63 का आंसर मिल गया है, उत्तराखंड है। और उत्तराखंड में जो आपदा प्रबंधन जो यहां पर लिया गया है, जो मॉडल हमने अपनाया है वो ऑस्ट्रेलिया से अपनाया है। इस फैक्ट को ध्यान रखिएगा, ऑस्ट्रेलिया का मॉडल हमने यहां से अपनाया है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है 64 और 65। देखिए इसका आंसर देखिए क्या होने वाला है। क्वेश्चन नंबर यहां पर 64 और सही आंसर आपको पता करना है। सोल्व कीजिए इसका आंसर। तो देखिए दोस्तों इसके आंसर की बात करें तो आपको क्या मिलने वाला है, जरा सोल्व कीजिए। काफी अच्छा प्रश्न है, तो देखिए इसे सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखिए दोस्तों यहां पर कुछ ऐसा हुआ है कि जैसे 36 की बात करते हैं तो 36 को सबसे पहले जो इसके अपोजिट में है इसे डिवाइड किया गया है। तो 36 से अगर डिवाइड करते हैं तो कितना जाएगा, तो 4 चौको 16, 4 पंजे 20, 4 छक्के 24, 4 28, 4 32, 4 नंबर 36, तो 9 यहां पर ये आ गया है। अब देखिए यहां पर 6 और 2 8 प्लस इन दोनों को प्लस किया है, 2 और 6 को आपस वालों को प्लस किया है, और 9 8 72, इस प्रकार से आंसर हुआ है। तो सभी का यहां पर यही ट्रिक लगेगी। तो अब देखिए यहां पर 48 की बात करते हैं तो 48 को 8 से डिवाइड करते हैं, 8 6 48, 6 यानी यहां पर ये आ गया है। अब ये है 12 और 4, इन दोनों को आपस में प्लस कर देते हैं, तो यानी 12 और 4 कितना होता है 16, और 16 6 कितना होता है 96। ऑप्शन नंबर यहां पर सी आएगा। तो ये यहां पर ट्रिक थे, आपको यहां पर मैं रब कर लेता हूं जिससे कि आप देख पाए, ये कुछ यहां पर ट्रिक बनी है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहां पर है 65 की मापतोल का धूली पाता, तो अजय पाल का धूली पाता है। क्वेश्चन नंबर यहां पर है, देखिए पूछा गया है 66 तृतीय अंग्रेज मराठा युद्ध। तो देखिए ये होता है किसके काल में, मराठा अंग्रेज युद्ध किस काल में होता है, तो अंग्रेज मराठा युद्ध ये होता है ऑप्शन नंबर यहां पर है सी यानी लॉर्ड हेस्टिंग के काल में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिए कि कांचुला खर्क प्रसिद्ध है, किस लिए प्रसिद्ध है कांचुला खर्क, तो देखिए दोस्तों यह भी है कस्तूरी मृग प्रजनन के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन सी यहां पर सही आपको मिलने वाला है। सिमलीपाल जीव मंडल ये कहां पर है, देखिए सिमलीपाल, तो सिमलीपाल जीव मंडल की बात करते हैं तो बेहद प्रसिद्ध है, क्रोकोडाइल के लिए काफी प्रसिद्ध है, कछुए के लिए काफी प्रसिद्ध है। ऑप्शन डी ओडिशा यहां पर सही होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए 69वां है कि भारत के किस राष्ट्रपति की स्वीकृति के पश्चात उत्तरांचल उत्तराखंड राज्य अस्तित्व में आया था, तो किस राष्ट्रपति के कार्यकाल में, तो देखिए इनका नाम था ऑप्शन नंबर सी यानी आर.के. नारायण जी। आर.के. नारायण जी यहां पर सही है। 70वां क्वेश्चन है राज्यसभा के सभापति का चुनाव किस निर्वाचक के द्वारा किया जाता है, तो राज्यसभा के सभापति यानी उपराष्ट्रपति की बात की गई है।
तो इसका आंसर है दोस्तों, जो राज्यसभा होता है उसमें सभी शामिल होते हैं। ऑप्शन यानी यहां पर आएगा संसद के समस्त सदस्य। देखिए यहां पर बात करते हैं अनुच्छेद 66 में, तो वहां पर बताया गया है कि उपराष्ट्रपति का जो निर्वाचन मंडल है वहां पर राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, राज्यसभा के मनोनीत सदस्य, लोकसभा के निर्वाचित सदस्य, ये सभी यहां पर शामिल होते हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 71वां है क्वेश्चन। यहां पर देखिए, यहां पर क्वेश्चन पूछा गया है कि बचेंद्री पाल, तो देखिए बचेंद्री पाल 1984 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर यहां पर है 72, 73, 74। भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो भारत में श्वेत क्रांति का जन्मदाता माना जाता है, ऑप्शन यहां पर जी मिलेगा, जी हां, वर्गीस कुरियन, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। अब ये बताइएगा जरा कि जो दुग्ध दिवस है ये कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस, राष्ट्रीय दुग्ध दिवस, तो राष्ट्रीय दुग्ध दिवस कब मनाते हैं, ये प्रश्न है। क्वेश्चन नंबर चौफला। देखिए चौफला क्या है? चौफला एक यहां पर आपको मिलेगा, सॉरी नृत्य मिलेगा। चौफला की बात करते हैं, चौफला नृत्य है, डाबोसल में गलत लग गया है, चौफला एक नृत्य है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर 74 और पूछा गया है कि गुरु नानक का जन्म दिवस 2019 में कौन सा मनाया गया था? तो देखिए दोस्तों ये 550वीं जयंती थी, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहां पर पूछा गया है कि उत्तराखंड राज्य न्यायालय नैनीताल में निम्न में से किस ग्लेशियर को जीवित प्राणी का दर्जा दिया गया था? तो जीवित प्राणी का दर्जा किसे दिया जाता है? तो यह दिया जाता है गंगोत्री ग्लेशियर को, गंगा को, गंगोत्री ग्लेशियर को। क्वेश्चन नंबर 76, सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है, कथन निष्कर्ष वाला है। सुबह की सैर स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है और सभी स्वस्थ लोग सुबह की सैर को जाते हैं। तो देखिए इसका आंसर आपको देखना है। कथन तो यह था, इसके दो निष्कर्ष हैं, सभी स्वस्थ लोग सुबह को सैर को जाते हैं और शाम की सैर नुकसानदायक होती है। तो देखिए दोस्तों इनमें से कोई नहीं होगा, ऑप्शन डी होगा, उपयुक्त में से कोई नहीं, इनका संबंध किसी से भी नहीं होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर यहां पर है 77, 78, 78, 79। काशीपुर उधम सिंह नगर में भारतीय प्रबंधन संस्थान IIMA, जो देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो देखिए IIM की बात कर रहे हैं, तो यह आपको मिलेगा 11वीं पंचवर्षीय योजना, ऑप्शन नंबर सी यहां पर सही होगा। भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना की थी, काफी बार कई एग्जामों में प्रश्न आ चुका है, भरतपुर में जाट राज्य की स्थापना, तो ये करते हैं चूड़ामन और बदन सिंह, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। देखिए क्वेश्चन है 79, बंदरपूछ, तो देखिए ये तो बहुत सरल है, उत्तरकाशी जिले में आपको मिलेगा, यमुना नदी का ये उद्गम स्थल भी है। राष्ट्रीय वन नीति की शुरुआत कब की जाती है? राष्ट्रीय वन नीति की, तो राष्ट्रीय वन नीति, तो देखिए इसकी शुरुआत होती है 1952 में। भारत की प्रथम राष्ट्रीय वन नीति, जो स्वतंत्र भारत की बात करते हैं, 1952 में आती है। वैसे तो 1894 में पहली नीति आती है जो ब्रिटिश काल की रहती है, लेकिन स्वतंत्र भारत की पूछा जाए तो 1952 में आती है। जड़ी बूटी शोध विकास केंद्र तो कहां पर है? तो देखिए ये मिलता है ऑप्शन नंबर सी, गोपेश्वर में आपको मिलता है। तो देखिए दोस्तों गोपेश्वर में आपको मिलता है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन सी यहां पर सही होगा। और बालसूदी नदी के तट पर है, गोस्थला इसका प्राचीन नाम है। 6ठी सदी का गणपति नाग का त्रिशूल लेख यहां से मिलता है। और 12वीं सदी में यानी 12वीं सदी यानी 1191 ईस्वी का अशोक चल का ताम्रलेख भी हमें यहां से प्राप्त होता है। राजकीय विधि कॉलेज यहां पर है, जड़ी बूटी शोध एवं विकास केंद्र यहां पर है, और भगवान रुद्रनाथ का जो शीतकालीन निवास स्थान है गोपेश्वर गोपीनाथ मंदिर में यहीं पर है। बंदी प्रत्यक्षीकरण, तो हॉर्बस कॉर्पस की बात की गई है, हॉर्बस कॉर्पस की, तो देखिए यहां पर होता है व्यक्ति को न्यायालय के सामने प्रस्तुत करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहां पर देखिए 83 से लेकर 85 तक, देवघाट उद्योग मंदिर, तो देवघाट उद्योग मंदिर, तो ज्योतिराम कांडपाल, ऑप्शन यहां पर डी सही होगा। तथ्यों को उनकी समानता और सादृश्य के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है। कौन सी प्रक्रिया है? तथ्यों को उनकी समानता सादृश्य के अनुसार समूह में क्रमबद्ध करने की प्रक्रिया कहलाती है, तो इसे कहते हैं ऑप्शन बी यानी वर्गीकरण कहते हैं, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। उत्तराखंड का राजकीय वृक्ष कौन सा है? तो बहुत सरल प्रश्न है, यानी बुरांश आपको मिलेगा, ऑप्शन डी यहां पर सही मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए यहां पर है 86, 87, पूछा है कि जहां अक्टूबर 2019 में, देखिए उस समय का करंट अफेयर है, और यहां पर पूछा है कि जहां पर राष्ट्रपति सी जिनपिंग भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वार्ता हुई थी, तो ये मामलापुरम में हुआ था, ये तमिलनाडु में आपको मिलेगा। और देखिए ये काफी प्रसिद्ध है, यहां पर आपको 5 पांडव रथ मिलते हैं प्लस एक द्रौपदी रथ मिलता है जो काफी प्रसिद्ध है। 87 है, कत्यूरी शासकों की राजभाषा थी, तो कत्यूरी राजों की जो राजभाषा थी वह थी संस्कृत, ऑप्शन सी यहां पर सही है। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, यहां पर है 88 और 90 पूछा गया। देखिए यहां पर आ गया है डाइस वाला प्रश्न और सही आंसर आपको पता करना है। तो सबसे पहले तो इन दोनों में से भी कोई एक ऐसा, यहां पर दो ऐसे को चयन कीजिए जिसमें क्या होगा, एक कॉमन होगा। तो एक कॉमन कहां पे आपको दिख रहा है? तो देखिए एक कॉमन आपको दिखाई दे रहा है इसमें और इसमें। अगर आप इन दोनों को चयन करोगे ना फंस जाओगे, क्योंकि यहां पर दो कॉमन आ गए हैं। तो सबसे पहले तो यहां पर सरल ये होगा कि आप ऐसे का चयन करें जहां पर केवल एक कॉमन हो। तो एक कॉमन कौन सा है? ये वाला। तो 3 देखिए, इस 3 को ऐसे घुमा दीजिए और इस 3 को ऐसे घुमा दीजिए, तो 3, 5, 1,
3 2 4, यानी 1 का अपोजिट 4, 5 का अपोजिट 2। अब 3 का अपोजिट कौन होगा? जो बच चुका है। कौन सा नंबर नहीं आया है? 6 नंबर नहीं आया है, तो ऑप्शन नंबर ए यहां पर सही होगा। 89वां क्वेश्चन है कि वन अनुसंधान संस्थान एफआरआई के भवन का डिजाइन, तो देखिए दोस्तों ये ब्लूमफील्ड ने किया था, ऑप्शन यहां पर बी सही होगा। मैकडोनाल्ड की बात करते हैं तो उन्होंने जो हाईकोर्ट है उत्तराखंड का उसका डिजाइन किया था। फिर से देख लीजिए कुछ यहां पर फैक्ट, ब्लूमफील्ड ने इसका डिजाइन किया था। 1991 में डीम्ड विश्वविद्यालय के साथ दर्जा दिया गया था। 5 जून 1906 को एफआरआई की स्थापना की जाती है। 1978 में पहले फॉरेस्ट स्कूल खोला जाता है देहरादून में। डिट्रिस ब्रेंडिस की सलाह पर 1884 में इसकी स्थापना, इसका नाम परिवर्तित होता है। देखिए 1878 में फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून नाम से डिट्रिस ब्रेंडिस की सलाह पर खोला जाता है एक महाविद्यालय। 1884 में इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल नाम रखा जाता है। 1906 में एफआरआई नाम पड़ता है, एफआरआई इंस्टीट्यूट खोला जाता है। 90-92 तक देखिए, भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? भारत में सोहरावर्दी सिलसिला का संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऑप्शन यहां पर दोस्तों मिलेगा डी, शेख बहाउद्दीन जकारिया। बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है और कई बार एग्जाम में आ चुका है। देखिए दोस्तों कुछ इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चिश्ती संप्रदाय की बात करें तो शेख मुइनुद्दीन चिश्ती है, अजमेर में इनकी दरगाह भी है। और एक चीज ध्यान रखिएगा, नक्शबंदी सिलसिला, देखिए यह भी काफी इंपॉर्टेंट है नक्शबंदी वाला। देखिए 13वीं सदी में नक्शबंदी सिलसिले की स्थापना ख्वाजा उबैदुल्ला के द्वारा की जाती है। कहीं पर बहाउद्दीन नक्शबंद भी आपको मिलता है नाम, लेकिन भारत में लोकप्रिय बनाने का जो काम किया था ख्वाजा बकी बिल्लाह ने किया था। और नक्शबंदी सिलसिले को सबसे जो प्रसिद्ध संत थे वे थे शेख अहमद सरहिंदी। इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर 91 और पूछा गया है स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स कार्बन नेशनल पार्क में। तो देखिए 2013 में इसका होता है, यानी गठित की जाती है। 2012 में तो 500 मीटर के क्षेत्र को साइलेंट क्षेत्र घोषित किया जाता है। मौसम की दशाएं कहां पर होती है? तो यह होती है हमारे मंडल में, क्षोभ मंडल में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। यहां पर देखिए, यहां पर पूछा गया है 93-94 का आंसर पहले ही मिल गया है। विश्व व्यापार संगठन निम्नलिखित में से किस संगठन का उत्तराधिकारी है? तो देखिए गेट का है, ये GATT है ना, तो जनरल एग्रीमेंट एंड ट्रेड एंड टैरिफ यहां पर है। और यहीं पर बात करें यशोधर मठपाल जी की, तो किस विद्या से जुड़े थे? तो इनका जो संबंध है दोस्तों यहां पर बी यानी चित्रकला से आपको मिलता है। वैसे ये पुरातत्व हैं, चित्रकला भी हैं। और देखिए फड़कानोली और पेड़साल की खोज भी इन्होंने की थी। 1939 अल्मोड़ा में इनका जन्म होता है। 1983 में भीमताल के लोक संस्कृति संग्रहालय की स्थापना ये करते हैं। भीमबेटका के रॉक आर्ट, बालाछीना और केरला, द कुमाऊं पेंटिंग काफी इंपोर्टेंट है। केरल रॉक आर्ट यह भी काफी इंपोर्टेंट है। तो ये इनकी रचनाएं हैं। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले देख लीजिए WTO की बात की गई है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की। 1 जनवरी 1995 को स्थापना, हेडक्वार्टर जेनेवा में। नागोजी ओंकोजा एवेला यह कौन है? यहां पर इसकी प्रमुख वर्तमान में है। अब प्रश्न यह बनेगा कि ये कहां से हैं? तो नागोजी ओंकोजा की बात करते हैं तो ये नाइजीरियन है मूलतः। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। यहां पर देखिए 95-96 द हिमालय डिस्ट्रिक्ट ऑफ द नॉर्थ प्रोविंस, बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है, कई बार आ चुकी है। और इसका आंसर भी दोस्तों आप समझ चुके होंगे, ऑप्शन यहां पर डी होगा, एटकिंसन आपको यहां पर मिलेगा। 96वां क्वेश्चन है, भारत में हाल ही के वर्षों में किस आयातित मद की सर्वाधिक विदेशी विनिमय व्यय किया गया है? देखिए दोस्तों इस प्रश्न का आपके लिए कोई जरूरी नहीं है। आप यह ध्यान रखना कि 2022 का जो अभी इससे पहले वाला था उसका आपको याद करना है, और अब आज या कल नया आ गया होगा उसका भी आपको याद करना है। तो अगले एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट होगा, लेकिन ध्यान रखिएगा 2022 का आपको पहले करा देते हैं। देखिए दूसरी आय का सबसे बड़ा मद कौन थी 2022 की, यानी पुरानी रिपोर्ट की बात कर रहे हैं, पिछले साल की रिपोर्ट के अनुसार 2022-23 का पुरानी वाली। तो देखिए बजट की बात करें 2022 का, तो उसके अनुसार जीएसटी दूसरे नंबर पर थी। पहले नंबर पर कौन था? देखिए सर्वाधिक आय जो हमें प्राप्त होता था ना, भारत सरकार को सर्वाधिक आय जो प्राप्त होता था ये होता था उधार व अन्य देताओं से, बोर्डिंग से या अदर लाइबिलिटीज से, वहां से हमें प्राप्त होता था 35 पैसे। फिर दूसरा नंबर यहां पर आता है जीएसटी का 16 पैसे, यानी 16% के आसपास। और तीसरा नंबर ध्यान रखिएगा 15%, एक कॉर्पोरेशन टैक्स यानी निगम कर, और फिर आयकर। तो यहां से हमें आय प्राप्त होती थी 2022 के अनुसार सर्वाधिक तो होती है बोरिंग यानी उधार व अन्य देताओं से, उधार देने से। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे, लेकिन उससे पहले अगला भी देख लीजिए कि सर्वाधिक खर्च कहां पर होता था भारत सरकार का 2022-23 के अनुसार। तो देखिए दोस्तों इसका ध्यान रखिएगा, इसका आपको मिलेगा ऑप्शन सी, ब्याज अदायगी में आपको आंसर मिलेगा। और सारे फैक्ट आपके सामने यहां पर ये हैं, इन्हें भी एक बार देख लीजिएगा। देखिए ब्याज अदायगी में सर्वाधिक खर्च होता था, यहां पर देखिए 20 पैसे, यानी 100 अगर हम बात करें 1 रुपए में, तो 1 रुपए में से 20 पैसे केवल जो इंटरेस्ट होता है उसे पे करने में जाता था। बाकी 15 पैसे की बात करते हैं तो यह जाता था केंद्रीय क्षेत्र की योजना में, सेंट्रल एक्सेस के रूप में।
बाकी दोस्तों यहां पर दो ही इंपॉर्टेंट ध्यान रखना। दूसरा जो स्थान है देखिए यहां पर, सॉरी, पहला स्थान तो हो गया ब्याज अदायगी में, पहला स्थान है इंटरेस्ट पेमेंट में, दूसरा स्थान आता है करों को शुल्कों में, यानी जो स्टेट शेयर ऑफ द टैक्सेस ड्यूटीज होता है, तो दूसरा स्थान इसका है। फिर दोस्तों आने वाले केवल दो एग्जाम के लिए ही इंपॉर्टेंट होगा, जो 2 अप्रैल से पहले होंगे। बाकी एग्जाम के लिए जो आज या कल जो रिपोर्ट आएगी उसके आधार पर याद करना। ये 2022 के अनुसार है, पुराने वाली रिपोर्ट के अनुसार। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे, और एक फैक्ट इसे भी ध्यान रख लीजिए कि पिछले साल डिफेंस के लिए इस बजट में 8 पैसे खर्च होता था, यह बताया गया था, यानी 8%। उत्तराखंड राज्य में आपातकालीन चिकित्सा 108 प्रारंभ की जाती है। तो देखिए दोस्तों ये होती है 2008 में, बात करें 15 मई 2008 को, और इसी के तर्ज पर डोली सेवा की बात करते हैं तो ये 17 अप्रैल 2012 से शुरू होती है। जननी सुरक्षा योजना अप्रैल 2005 से होती है, इस फैक्ट को ध्यान रखिए। क्वेश्चन नंबर 98, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र के वैज्ञानिकों ने जो भाभा कवच बनाया था यह क्या था? तो देखिए भाभा कवच, कवच से आप समझ चुके होंगे कि यह क्या होगा, एक जैकेट होगी, बुलेट प्रूफ जैकेट। ऑप्शन ए यहां पर सही है। अब देखिए भाभा की बात करते हैं, भाभा परमाणु अनुसंधान केंद्र की बाढ़ की बात करते हैं। जनवरी 1954 में इसकी स्थापना ट्राम्बे मुंबई में होती है। वर्तमान डायरेक्टर है यहां पर अजीत कुमार मोहंती। दो यहां पर बात कर रहे हैं अभी, यानी अगर आज की बात करें तो यहां पर हो गया आज की तिथि जनवरी 2000, बात करेंगे फरवरी 2023 में। अगला यहां पर देखिए परमाणु ऊर्जा आयोग की बात करते हैं तो अगस्त 1948 में इसके गठन होता है। जहांगीर, होमी जहांगीर भाभा जी के द्वारा इसकी किया जाता है, और वर्तमान अध्यक्ष इसके हैं नीलकंठ व्यास, कमलेश नीलकंठ व्यास। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, यहां पर पूछा गया है भैंकल ताल। तो देखिए भैंकल और भैंक ताल में कंफ्यूज होता है। भैंकल ताल आपको मिलता है चमोली में, भैंक आपको पूछा जाए तो वह है रुद्रप्रयाग में, तो ऑप्शन डी यहां पर सही होगा। और उत्तरकाशी की बात करते हैं तो डोडी ताल, जो 6 कोने वाला ताल है, सुंदर मछलियां आपको मिलती है यहां पर। काना ताल डोडी ताल के नजदीकी है। फासकंडी, नचिकेता, बया ताल ये सभी उत्तरकाशी के हैं। और बाकी चमोली की बात करते हैं तो बैनी, आंचरी, झल, शुक, आदि मातृका, बहुत सारे ताल वहां पे आपको मिलेंगे। गोहना ताल भी यहीं पर आपको मिलेगा चमोली में। गोहना ताल जिसमें बाढ़ आई थी, गोहना ताल बिरही गंगा पर बना था ये डैम। अगला क्वेश्चन है, देखिए 16वां क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है आज का, कि ए बी सी डी ई एफ 6 गांव है, एफ डी के पश्चिम में है, 1 किलोमीटर दूरी पर है। तो देखिए दोस्तों इसे सोल्व करना है, रफ कॉपी लीजिए और सोल्व कीजिए। तो सोल्व करने की कोशिश करते हैं इस प्रश्न को। तो देखिए यहां पर अगर बात करते हैं, पूछा गया है कि एफ डी के पश्चिम में 1 किलोमीटर पर है। यहां पर ले लेते हैं, माना यह है एफ जो है वो डी के पश्चिम में, तो एफ कहां पर है, डी के पश्चिम में, तो ये डी हो गया है। इसके पश्चिम में क्या है, पश्चिम में 1 किलोमीटर की दूरी पर है, 1 किलोमीटर की दूरी पर यहां पर है। अब देखिए यहां पर इन प्रश्नों को देखते हैं। बी ई के पूर्व में 1 किलोमीटर दूरी पर है, जो बी है वो है क्या है, ई के पूर्व में, ई के पूर्व में 1 किलोमीटर की दूरी पर है। ए ई के उत्तर में 2 किलोमीटर पर है, जो ए है वो ए के 2 किलोमीटर दूरी पर है, ठीक है। अब यहां पर बोला है कि सी ए के पूर्व में 1 किलोमीटर पर है, सी ए के 1 किलोमीटर पूर्व पर है। फिर यहां पर देखिए अगला क्वेश्चन है, यहां पर बोला है कि डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर है, जो डी है वो ए के दक्षिण में, तो डी ए के दक्षिण में 1 किलोमीटर पर है। देखिए 2 किलोमीटर की दूरी थी ना, तो डी यहां पर आएगा, यहां पर डी 1 किलोमीटर के दक्षिण पर, क्योंकि 1 और 1 यानी 2 किलोमीटर थी ना दूरी, तो डी यहां पर यह है। अब बोला है कौन से 3 गांव एक रेखा में है, तो 3 गांव तो हमें यही दिख गए हैं, ये वाला ए डी ई। तो देखिए दोस्तों यहां पर ए डी ई ऑप्शन में है, ऑप्शन बी यहां पर सही होगा। तो आप इसे आसानी से सोल्व कर सकते हो, राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी ही इसका होगा, ए डी ई आपको सही होगा। पहले वाले की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तो यहां पर दोस्तों ये थे 100 क्वेश्चन थे, और पेपर नंबर जो 17 था ये भी हो चुका है। तो यहां पर इतना ही है, मिलेंगे आपको नई वीडियो में, धन्यवाद। तो जय हिंद दोस्तों, जय हिंद, जय उत्तराखंड, जय देवभूमि।